हेलो एवरीवन, इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा भारत के इतिहास पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत अनेक संघर्षों का भी साक्षी रहा है। यानी कि जो भारत का इतिहास है वो एक संघर्षशील इतिहास रहा है। भारत पर कई विदेशियों ने आक्रमण किए और उसके बाद तो एक लंबे वक्त तक ब्रिटिश शासन के अधीन भारत ने गुलामी का अरसा देखा, एक लंबा वक्त देखा। लेकिन इस गुलामी के दौर में भारत की कई वीर वीरांगनाओं ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्हीं में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज का हमारा टॉपिक उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हालांकि अगर देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी वीरता, अपने योगदान और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते ही हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक हमने लिया है, या जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करने वाले हैं, वो क्यों लिया है, तो उसकी वजह ये है, जैसा कि आप यहाँ टाइटल भी देख रहे हैं, कि क्यों मनाया जाए 14 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो ये 14 अप्रैल को विजय दिवस मनाने की मांग क्यों हो रही है, या क्यों ये टाइटल रखा है। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कारगिल दिवस को ही विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय के अवसर को। तो ये खबर ये है दरअसल कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके परिजन हैं, उनकी ये मांग है कि सरकार 14 अप्रैल को विक्ट्री डे के रूप में डिक्लेयर करे। और उनके परिजनों का ये भी कहना है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों और जो शहीद थे उस वक्त के, उनको सही रूप में श्रद्धांजलि देना भी जरूरी है। तो इसके लिए 14 अप्रैल की जो तारीख है उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाए। अभी 14 अप्रैल का क्या इतिहास है और क्यों इसे विजय दिवस की मांग की जा रही है, तो उससे पहले हम अपने जो चर्चा के बिंदु हैं, यानी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, उन पर बात कर लेते हैं। तो खबर हम देख चुके हैं कि खबर क्या है। अब यहाँ क्योंकि आईएनए की बात हो रही है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ पर एक लड़ाई की बात होगी, मोइरंग, अक्सर इसको कोई मोइरांग बोलता है या मोइरंग बोलते हैं, तो यहाँ हमने मोइरंग लिखा है। तो मोइरंग की लड़ाई की बात हो रही है इसमें, तो उसके बारे में जानेंगे। और फिर ये जो सवाल है कि क्यों करना चाहिए, जो ये मांग है कि 14 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए विजय दिवस घोषित इस तारीख को। कौन सी तारीख को? 14 अप्रैल को। और ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसके बारे में, आईएनए के बारे में जानते हैं। तो आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में इसका गठन किया गया था और सिंगापुर में ये बनाई गई थी। इसका मकसद क्या था बनाने का? मकसद था केवल ब्रिटिश सत्ता जो है उसे उखाड़ फेंकना भारत से। तो ये इसका मकसद था, इसी मकसद को लेकर इसका गठन किया गया था। और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और यह जो उसके सहयोगी थे और इंपीरियल जापान के द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। और इसको जो बनाया था वो किसने गठन किया था? 1942 में रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया था। और बाद में उन्होंने 1943 में इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस के पास ये 1943 में आया। बनाया किसने इसे? 1942 में रास बिहारी बोस ने। और आईएनए जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास 1943 में पहुंचा। तो ये जो आजाद हिंद की जो आईएनए आई उनके पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास, तो उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थाई सरकार यानी कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। उन्होंने, इसका मतलब ये था कि उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे दी कि एक अस्थाई सरकार की स्थापना करके, क्योंकि सरकार के पैरेलल अगर कोई एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो वो सीधे सीधे जो सरकार है उसको एक चैलेंज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और उसके पहले मुखिया और अस्थाई सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा, जब आईएनए उनके पास आई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास, तो उन्होंने इसमें कई सारी रेजिमेंट्स बनाई और उनके जो नाम थे वो बड़े बड़े नेताओं के नाम पर रखे। जैसे गांधी रेजिमेंट बनाई, नेहरू रेजिमेंट, मौलाना आजाद रेजिमेंट और झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो थी वो एक महिला रेजिमेंट थी और इससे जुड़ी एक फेमस हस्ती है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्हें सभी जानते हैं। तो ये इसकी खासियत थी कि इसमें एक महिला रेजिमेंट बनाई गई थी। अब ये जो आईएनए थी इसमें
इससे बहुत लोग प्रभावित हुए और इसने बहुत लोग को अपनी तरफ आकर्षित किया। जो मलेशिया और म्यांमार में जो भारतीय प्रवासी थे, पूर्व कैदी थे, इसके अलावा और भी जो स्वयं सेवक थे, हजारों की संख्या में इससे आकर जुड़ने लगे, आईएनए से आकर। इसके अलावा जो दूसरा आईएनए, क्योंकि इसे दूसरा आईएनए ही कहेंगे, जो पहला था वो जो रासबिहारी बोस थे उन्होंने बनाया। अब क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में हुआ, तो दूसरा आईएनए जो था म्यांमार में अभियानों में, जो म्यांमार में अभियान चलाए गए उसमें ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों की जो सेनाएं थी उनके खिलाफ शाही जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो ये आईएनए ने कई तरीके से, असल में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो एक अलग आइडियोलॉजी रखते थे। जैसे महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसात्मक तरीके से जो है वो देश की आजादी हासिल की जाए, हिंसा का रास्ता ना अपनाया जाए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर जो दुश्मन देश है उसका जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकता है, तो उसको दोस्त बनाने में फायदा है, और अगर अपने देश की आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए किसी की मदद ली जा सकती है तो वो ले लेने से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये उनका मानना था। अब यहाँ हमने इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपके लिए बीच में बनाया है, तो प्रश्न नोट करिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है, सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सीधा सा आंसर है, इसमें जो ऑप्शंस है वहां से देखना है कि इनमें से कौन से जो कथन है दोनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो पूरा मामला है, असल में जो 14 अप्रैल जुड़ी हुई है, अब हम उस पर आते हैं। अभी हमने आईएनए के बारे में जाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी खबर है तो उसके बारे में जाना, लेकिन अब ये जो 14 अप्रैल है वो किस घटना से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है मोइरंग की लड़ाई से। तो हुआ क्या कि जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर का एक जगह है मोइरंग, तो वहां पर और आधे नागालैंड पर कब्जा कर लिया। 1944 में 14 अप्रैल की जो ये डेट है, इसीलिए इसको विजय दिवस घोषित करने की मांग की जा रही है। अब ये क्यों खास है? क्योंकि आजाद हिंद फौज के जो कर्नल शौकत अली थे उनकी अगुवाई में सेना ने वहां पर मार्च किया और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहरा दिया। इसमें उस जगह पर जो मेजबानी की वो मेरम्बम कोइरेंग सिंह ने मोइरंग में आजाद हिंद फौज की मेजबानी वहां पर की थी। अगुवाई की कर्नल शौकत अली ने, उनकी अगुवाई में सेना ने वहां पर मार्च किया, और मेजबानी की मेरम्बम कोइरेंग सिंह ने। तो इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके खिलाफ ये पहली जीत थी, तो इसीलिए ये बहुत खास स्थान रखती है इसमें कि ये आजाद हिंद फौज की पहली जीत थी। और इसी मोइरंग के रास्ते जो आजाद हिंद फौज है वो उसने भारत में एंट्री की थी, और इसमें इस लड़ाई के बाद मोइरंग जगह जो थी वो लगभग 4 महीने तक आजाद हिंद सरकार के कब्जे में रही। लेकिन लगभग 4 महीने तक आजाद हिंद सरकार के कब्जे में रही क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। तो उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, उसने आईएनए की युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया। उस मुकदमे को क्या कहा जाता है? उस मुकदमे को कहा जाता है लाल किला मुकदमा। क्या कहा जाता है? लाल किला मुकदमा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाल किले में इकट्ठा करके सबको वहीं पर मुकदमा चलाया गया था। अब इस पूरे मुकदमे से 3 खास लोग ज्यादा जुड़े हुए, जो ज्यादा फेमस हैं, जिन पर खास तौर से ये जिनके नाम ज्यादा उभर कर आए, वो 3 खास लोग हैं, और उनकी खासियत एक वजह से और भी है। वो 3 कौन कौन है? कर्नल प्रेम सहगल और मेजर शाहनवाज और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। तो ये तीनों थे। इन तीनों की एक खास बात और थी कि ये तीनों ही अलग अलग धार्मिक समुदायों से संबंध रखते थे। तो कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाहनवाज और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, तो इन 3 पर यहाँ पर मुकदमा चला, और यहाँ जो युद्धबंदी थे इनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और आईएनए, उसका प्रभाव पूरे देश पर नजर आया, क्योंकि इस मौके पर जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से मानते थे और कांग्रेस का अलग नजरिया था। तो अलग अलग नजरिया था, हालांकि सबका जो मकसद था वो एक ही था,
लेकिन यहाँ पर सारी आइडियोलॉजी साइड में रख के सब पूरी देश की जनता, कांग्रेस के साथ पूरी देश की जनता आईएनए के साथ आ गई और यहाँ पर इन सब के बचाव में, इन युद्धबंदियों के बचाव में एक बचाव समिति का गठन किया गया, जिसकी तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली जैसी हस्तियों ने मुकदमा लड़ा और फांसी की सजा उनको नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये खास बात है कि लाल किला मुकदमा बहुत फेमस है और इससे जुड़ी जो 3 हस्तियां हैं जिनका नाम मैंने लिया और इनके लिए जो बचाव समिति बनाई गई उसमें जैसे तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी हस्तियों ने इसके लिए मुकदमा लड़ा। तो ये यहाँ पर खास है। अब यहाँ मोइरंग की लड़ाई की बात की तो अब इसके बाद हम ये समझना जरूरी है कि आखिर जो ये विजय दिवस मनाए जाने की मांग हो रही है 14 अप्रैल को, तो वो क्यों हो रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच कटुता देखी जाती थी। तो ऐसी बड़ी और महान हस्तियों के बीच जो है वो आपसी या व्यक्तिगत कटुता नहीं होती, उनके बीच में अगर मतभेद होता है तो वो वैचारिक मतभेद होता है या राजनीतिक वैचारिक मतभेद होता है, जो कि इनके बीच देखा जाता था। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसात्मक तरीके से ही सारे काम करना चाहते थे। देश को आजादी दिलाने का उनका जो मकसद था वो उसके जरिए चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अलग आइडियोलॉजी के थे, जैसे कि हमने बात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों का कहना है कि सरकार को इनके योगदान को या इस 14 अप्रैल को और ज्यादा महत्व देते हुए इसको, जो इसके पूरे शहीद थे इस मामले में, इस घटना के जो शहीद थे, उनको और उचित तरीके से श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इसको नेग्लेक्ट किया गया है, बल्कि यहाँ पर मोइरंग में ही आईएनए स्मारक और संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ये जो संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया है, बेसिकली ये सिंगापुर में जो असल संग्रहालय है उसकी ही एक रेप्लिका के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है और इसमें इसके शहीदों को पूरी, यहाँ पर इसके सभी तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसी की याद में ये संग्रहालय यहाँ पर बना है। अब एक खास बात और कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके दौरान पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारतीय तिरंगा फहराया था। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है। जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने जो रेजिमेंट्स बनाई उसमें एक महिला रेजिमेंट भी बनाई, तो ये उनके लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के और उसको ना मानने के नजरिए को भी दिखाता है कि उस वक्त उन्होंने एक महिला रेजिमेंट का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं मानते थे कि पुरुष और स्त्री जो है या महिला और पुरुष जो है वो बराबरी से नहीं चल सकते। उनका मानना था कि अगर युद्ध पुरुष लड़ सकते हैं तो महिलाएं भी लड़ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एक महिला रेजिमेंट का निर्माण किया और जो महिलाएं हैं जो देश की आजादी के लिए आना चाहती थी आगे, उनको प्रोत्साहित किया। इसके अलावा जैसा कि हमने लाल किला मुकदमा की बात की, उसमें बताया कि जो 3 खास जिन पर मुकदमा चला, जिन 3 खास हस्तियों पर, वो क्यों और खास थी, क्योंकि तीनों ही अलग अलग धार्मिक समुदायों से संबंध रखती थी। तो ये जो आईएनए थी जो देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, इसमें न सिर्फ महिला पुरुष समानता दिखी बल्कि जो सर्वधर्म संभाव है उसका भाव भी यहाँ नजर आया। तो कुल मिलाकर जो नेताजी थे उन्होंने तमाम संकीर्णताओं को दूर रखते हुए, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते थे और अपने बल पर उन्होंने इतना आगे बढ़कर इस तरीके से लड़ाइयां लड़ी और लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों में नया जोश भरा देश की आजादी के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात है वो यही कि जितने भी देश की आजादी के लिए लड़े, जैसे महात्मा गांधी के नाम पर उन्होंने अपने रेजिमेंट का नाम रखा, अलग अलग नेताओं के नाम पर रखा। तो आपसी वैचारिक मतभेद अलग है अपनी जगह, लेकिन जो मकसद था सभी का वो एक ही था, देश की आजादी और देश का हित। चलिए अब आज का प्रश्न नोट कर लेते हैं कि आज का सवाल क्या बना है हमारे आज के इस टॉपिक को देखते हुए। तो मोइरंग के युद्ध के महत्व की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में अपने उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।